गुरु सत्ता को नमन बंदन करते हुए साहू राम स्वरूप, मेरी आवाज पहुंच रही है? यस मैम, हमारी आवाज आपकी, आप बताइए। ओके। गुरु सत्ता को नमन बंदन करते हुए साहू राम स्वरूप महिला महाविद्यालय के योग विभाग एवं महाविद्यालय परिवार की ओर से मैं डॉक्टर गरिमा आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। महाविद्यालय के भूतपूर्व सचिव स्वर्गीय ओम अवतार जी की सूक्ष्म उपस्थिति एवं प्रबंध तंत्र और हमारी प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर राकेश अरोरा जी के संरक्षण में इस व्याख्यान सत्र का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि हम लोगों को बहुत समय से प्रतीक्षा थी कि कोविड-19 में योग का क्या महत्व है, इस विषय पर एक व्याख्यान होना चाहिए था। तो हमारे साथ आज एक महान व्यक्तित्व है। सर के विषय में मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि सर ने योग में जीवन जिया है और उनके व्यक्तित्व को देख करके ही हम लोगों को ऊर्जा प्राप्त होती है। आज हमारे साथ एमबी पीजी कॉलेज, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज हल्द्वानी से डॉक्टर मलिक राजेंद्र प्रताप सर योग विभागाध्यक्ष हैं और इम्पोर्टेंस ऑफ योगा इन कोविड-19 विषय के साथ ही साथ सर के विषय में मैं ये बताना चाहूंगी कि सर ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें 2 पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप लोगों को एनाटॉमी, फिजियोलॉजी बहुत टिपिकल लगती है सभी बच्चों को, लेकिन सर ने बहुत ही सरल स्वरूप में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को रखा है और कैसे योग उस पर प्रभाव कर देता है, उसको बहुत ही सरल रूप में उन्होंने अपनी इस पुस्तक में बताया है कि कैसे अस्थि तंत्र पर योग प्रभाव देता है, कैसे मस्कुलर सिस्टम पर इफेक्ट डालता है, कैसे रेस्पिरेटरी पर, हार्ट पर। तो पूरी पुस्तक उन्होंने इसी विषय पे बहुत सरल शब्दों में, जो आर्ट साइड के बच्चे हैं उनको भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत ही सरल भाषा में अनुवाद किया हुआ है। साथ ही साथ सर ने एक दूसरी पुस्तक यूजीसी, जो नेट की प्रिपरेशन लोग कर रहे हैं उनके लिए एक पुस्तक निकाली है। उसमें भी बहुत सरल रूपों में सारे ही जितने भी पार्ट्स योग के हैं, जो पूरा सिलेबस है वो कवर हो रहा है और हमें लगता है कि हम समझ नहीं सकते, बहुत टिपिकल चीज है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छे से सर ने उसे समझाया हुआ है उस पुस्तक में और सर के कई पेपर, रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुए हैं और सर बहुत अच्छे व्याख्यान जगह जगह देते हैं। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज में भी सर मुख्य अतिथि रहे हैं और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी बात, सर इसकी यूजीसी नेट की कोचिंग भी देते हैं। हमारे कुछ बच्चों को बहुत दिक्कत आ रही थी, एमए करने के लिए रेगुलर कोर्स करने सर के कॉलेज में बच्चे जाते हैं और वहां से कंप्लीट होने के बाद उन्हें दिक्कत आ रही थी कि मैम हम कैसे प्रिपरेशन करें। तो सिर्फ सर से एक रिक्वेस्ट की थी और सर ने स्पेशल क्लास ऑनलाइन उन बच्चों के लिए दी। सर इतना सरल और स्वभाव सर का है, बहुत सारे हृदयी सर हैं। सर मैं इस व्याख्यान सत्र में आपका स्वागत करती हूँ। सर को अनम्यूट करें। सर आपके पास अनम्यूट की रिक्वेस्ट गई हुई होगी क्या सर? बहुत धन्यवाद। सम्मानित साहू राम स्वरूप महिला महाविद्यालय बरेली के तत्वाधान से आदरणीय सचिव महोदय, इस महाविद्यालय की यशस्वी प्राचार्य संरक्षिका श्रद्धेय डॉक्टर राकेश अरोरा मैम और योग विभाग को कुशल निर्देशन प्रदान करने वाली कर्मठ और सुयोग्य आदरणीय डॉक्टर गरिमा गंगवार मैम, विभिन्न भागों से, इस देश के विभिन्न भागों से इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे योग के विभिन्न प्रतिभागी, विशेष रूप से महिला महाविद्यालय के योग के विद्यार्थी, एमबी
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के विद्यार्थी, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी के प्रतिभागी, इसके साथ साथ श्री राजश्री टंडन विश्वविद्यालय इलाहाबाद के विद्यार्थी और अन्य सभी प्रतिभागियों को सर्वप्रथम मैं नमन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और इस वेबिनार के मूल विषय पर प्रकाश डालने का प्रयास करता हूँ। वास्तव में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास इस महाविद्यालय की ओर से हुआ है, जो इस समय के लिए बहुत आवश्यक है और बहुत प्रासंगिक है। आज के इस वेबिनार से जो कुछ विषय स्पष्ट होगा, जो विचार मंथन होगा, जो सार तत्व प्राप्त होगा, वो निश्चित रूप से हमारे जीवन को एक सही राह, एक सन्मार्ग, एक अच्छी दिशा प्रदान करेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आप सभी को पता होगा, आज के इस कार्यक्रम की थीम है इम्पोर्टेंस ऑफ योगा इन कोविड-19 और मैं इस विषय को आरंभ करता हूँ सर्वप्रथम योगीराज भगवान श्री कृष्ण के उस श्लोक के द्वारा, जो उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय में और 39वें श्लोक के रूप में कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञान। अर्थात हमें ज्ञान कब प्राप्त होगा? हमें ज्ञान प्राप्त होगा जब हमारी श्रद्धा वहां पर होगी। श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ हम जो भी कार्य करते हैं वो हमें फल प्रदान होता है। यहाँ पर आज के इस कार्यशाला में, आज के इस वेबिनार में जो भी विषय आपको स्पष्ट कराया जाएगा, उसको आप बहुत श्रद्धा के साथ, बहुत निष्ठा के साथ ग्रहण करें और मैं अपनी ओर से पूर्ण प्रयास करूंगा कि आपको सही तथ्यों के साथ अवगत, आपको विषय का एक सही ज्ञान हो, आपका विषय स्पष्ट हो और आपका ये ज्ञान, आपका ये विषय आपके जीवन को सन्मार्ग की ओर, अच्छी राह की ओर, श्रेष्ठ दिशा की ओर आगे लेकर चले। विद्वत साथियों, प्रिय विद्यार्थियों, सम्मानित सहभागियों, प्रतिभागियों, वर्तमान समय की चुनौतियों से हम सभी बहुत अच्छी पहचान। आप सभी को पता है कि वर्तमान समय में ऐसी नकारात्मक परिस्थितियां हम सभी के चारों ओर हो गई हैं। हम हर समय घरों के अंदर घिरे हुए रहते हैं। फोन पर भी अलग अलग प्रकार के समाचार, न्यूज चैनल पर अलग अलग प्रकार के, कहीं पर ऑक्सीजन का अभाव है, कहीं पर बेड का अभाव है। ये सारी एक सामान्य, इनका व्याख्यान मैं यहाँ पर नहीं करूँगा। इसका अगला बिंदु जो होता है, यहाँ से आगे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से आगे हम सीख क्या सकते हैं, इसका समाधान क्या हो सकता है, आज के इस वेबिनार का ये मुख्य विषय होगा, ये मुख्य बिंदु होगा। इस प्रकार हम स्वयं को इस चुनौती से बाहर निकालें। मैं विषय को स्पष्ट करने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर एक कवि के 2 शब्द मुझे याद आते हैं। चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, चाहे रात कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, लेकिन उस रात के, उस गहरी रात से आगे उजाला भी आता है। उस रात के बाद में सुबह भी आती है। और इसी संदर्भ में किसी कवि ने बहुत सुंदर कहा, गम की अंधेरी रात में खुद को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार। यहाँ पर बहुत अच्छा कहा है, हम धैर्य के साथ उस सुबह का इंतजार करें। इस समय कोई जो नकारात्मक समय है ये भी गुजर जाएगा और इसके आगे जो सुबह आएगी वो सुबह हमें एक नई ऊर्जा देने वाली होगी, एक नई चेतना देने वाली होगी। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारी उस सुबह की शुरुआत योग के साथ होगी, अष्टांग योग के साथ होगी और वो सुबह एक बहुत ही हमारे लिए खुशी, उल्लास और उमंग लेकर आएगी। लेकिन इस बीच के समय को हम कैसे गुजारें, इस बीच के समय को हम कैसे, उस सुबह तक हम स्वयं को कैसे सरवाइव कर पाए, हम उस सुबह का इंतजार कैसे करें, इसी विषय को लेकर आज की ये थीम श्रद्धेय मैम ने, आदरणीय मैम ने रखी है और इसी विषय पर मैं प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। मैं अपने विषय को थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहता हूँ। आज के समय में, वर्तमान समय में, कोविड-19 के समय में योग की क्या भूमिका है, योग की उपयोगिता क्या है, योग की प्रासंगिकता क्या है। यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो, सामान्य रूप से समाज को 4 भागों में बांटा जाता है, बाल्यावस्था, युवावस्था, मध्य अवस्था और वृद्धावस्था। जैसे हमारी संस्कृति में 4 आश्रम आते हैं, ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और फोर्थ जो आता है तो वो आता है ब्रह्मचर्य,
गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास जैसे 4 आश्रम की बात आई। उसी के आधार पर समाज को 4 भाग में विभक्त करते हुए और मैं मूल रूप से प्रकाश डालना चाहता हूँ कि इस समय पर इस अवस्था में हम योग के साथ, अष्टांग योग के साथ अपने जीवन को कैसे जोड़ पाते हैं। मैं विषय को प्रारंभ करता हूँ और सबसे पहला जो हमारा विषय आता है, सबसे पहले जो हमारा बिंदु आता है, वो आता है जीवन की बाल्यावस्था। देखो, ये एक ऐसा समय है कि जिस समय पर हमें अपने घरों में रहने का एक अवसर प्राप्त हुआ। इस समय पर हम अपने घरों में हैं और हमारे घर के बालक, हमारे घर की नींव, हमारे घर की आधारशिला हमारे साथ में होती है। इस समय पर हम किस प्रकार बालकों को योग के साथ, अष्टांग योग के साथ, जितने भी सहभागी, जितने भी प्रतिभागी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, मैं इस बात के लिए विस्मरण करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि अष्टांग योग का आपको अवश्य ही पता है। महर्षि पतंजलि ने द्वितीय अध्याय में अष्टांग योग का वर्णन किया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांगांग। दूसरे अध्याय के 29वें योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का उपदेश किया है। अष्टांग योग के 8 अंगों से आप सभी अवगत हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इस अष्टांग योग को हम बालकों के साथ कैसे सिखाएं? हम बालकों के जीवन में उसको किस प्रकार उतारें? क्या उसकी इम्पोर्टेंस है और क्या उसको जीवन में धारण करने से हमें लाभ प्राप्त हो सकता है? मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, बाल्यावस्था का जो जीवन होता है, उसकी तुलना एक कच्चे घड़े के साथ की। तो जिस प्रकार एक कुम्हार उस घड़े को उस अवस्था में मनचाहा आकार दे सकता है, ठीक उसी प्रकार यदि हम बाल्यावस्था की बात करें तो हम इस बाल्यावस्था में बच्चों को वैसे ही संस्कार दे सकते हैं। सबसे बड़ी आवश्यकता होती है बाल्य अवस्था में बच्चों को योग के साथ। और यहाँ पर देखा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करें, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार आपको बताऊं तो आपने अवश्य ही नाम सुना होगा मनोवैज्ञानिक युंग का। मनोवैज्ञानिक युंग ने बाल्यावस्था की तुलना उगते हुए सूर्य के साथ की है। जिस प्रकार उगते हुए सूर्य में चमकीलापन तो कम होता है, लेकिन उसकी पोटेंशियल बहुत होती है, उसकी क्षमता बहुत होती है। ठीक उसी प्रकार बाल्यावस्था में बालकों के पास चमकीलापन कम होता है, लेकिन उनके अंदर पोटेंशियल बहुत। यहाँ पर बिंदु आता है, इस अवस्था में सबसे पहले हम बच्चों को यम और नियम का, आप सबको पता होगा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। बाल्यावस्था में ही यम और नियम के संस्कार विद्यार्थियों में, बच्चों में आगे तक के लिए नींव को एक अच्छा बनाते हैं। हम बाल्यावस्था में बच्चों को अच्छी अच्छी प्रेरणाप्रद कहानियां सुनाएं। आपको स्मरण होगा, वीर शिवाजी की माता ने अच्छी अच्छी प्रेरणाप्रद कहानियां सुनाते हुए शिवाजी के अंदर वीरता के संस्कार प्रोड़ित। हमारे जितने भी महापुरुष हुए, उन सभी ने बाल्यावस्था में अपनी माता से अच्छे अच्छे संस्कार प्राप्त किए। देखो, यहाँ पर आता है, इस समय जब हम अपने घरों में हैं, हम अपने बच्चों को नकारात्मक चीजों से बचाएं, उनको गलत वातावरण से अलग रखें और उनको सकारात्मकता के रूप में नियम और नियम की शिक्षा प्रदान। हम उन्हें सकारात्मक रूप में अच्छी अच्छी प्रेरणाप्रद कहानियां बताएं। हम उनको सत्य बोलने के लिए संकल्पबद्ध करें। इसके साथ साथ अष्टांग योग का अगला अंग आता है, देखो, यम और नियम के बाद आसनों का अभ्यास। हम इस समय पर कोविड-19 के समय अपने समय को नकारात्मक चीजों के स्थान पर कुछ अच्छा और पॉजिटिव। मैं यहाँ पर आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, एक बहुत अच्छा उदाहरण। बाल्य अवस्था में घर के बड़े, उनके टीचर्स, उनके गुरुजन बच्चों के लिए एक आदर्श होते हैं। हम घरों में योगाभ्यास करें, आसन करें, सूर्य नमस्कार करें, हम कठिन आसन भी करें, हल्के आसन भी करें। बच्चों के लिए तितली आसन, बच्चों के लिए पश्चिमोत्तानासन, बच्चों के लिए गोमुख आसन, ऐसे आसन हैं कि इस अवस्था में, इस काल में हम बच्चों के साथ में इन आसनों की अभ्यास करते हैं। और जैसे हम बच्चों के साथ में इन अभ्यास को करते हैं, तो विद्यार्थियों के अंदर, बच्चों के अंदर बाल्यावस्था में ये अच्छे संस्कार वहां पैदा। देखो, यम और नियम की शिक्षा देने से विद्यार्थियों का बौद्धिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है,
नैतिक विकास होता है, चारित्रिक विकास होता है। बच्चों को ही हम आसनों का अभ्यास करें और जितना हम उनको आसन का अभ्यास कराएंगे उतना उनके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, उतना उनके अंदर पॉजिटिविटी। बाल्यावस्था में हमारा शरीर बहुत लचीला होता है, शरीर में प्रोटीन की मात्रा पर्याप्त होती है और उसी बाल्यावस्था से हम प्रयास करें कि हम बच्चों को आसन का अभ्यास करें। आप सभी को पता होगा अष्टांग योग का अगला अंग होता है और वो होता है प्राणायाम का अभ्यास। प्राण तत्व का आयाम, प्राण तत्व का विस्तार। यद्यपि बच्चों का मन बहुत चंचल होता है और वो प्राय बाल्यावस्था में प्राणायाम उनको नहीं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत अच्छा आपको मैं बताना चाहता हूँ। आपने सबने सुना होगा दीर्घ प्रणव जप, भ्रामरी प्राणायाम। ऐसे प्राणायाम है जो बाल्य अवस्था में यदि हम बच्चों को कराएं तो ऐसा कराने से एक और जहाँ उनकी बुद्धि का विकास होगा वहीं उनके अंदर स्थिरता आती है। आपको यहाँ पर मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, चंचल मन के साथ कुछ भी प्राप्त नहीं किया। इस वेबिनार में भी आप स्थिर मन के साथ, यदि आप एक ध्यान के साथ जुड़े हुए हो तो आपको सारी बातों का ज्ञान। बाल्यावस्था में विद्यार्थियों का मन, बच्चों का मन बहुत चंचल होता है, तो उस चंचल मन को हम स्थिर करने के लिए विद्यार्थियों को, बच्चों को प्राणायाम का अभ्यास कराएं, ओम का उच्चारण कराएं, भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कराएं। ऐसा कराने से एक और जहाँ फिजिकली विकास होगा तो वही मानसिक और बौद्धिक विकास का प्रभाव भी बच्चों के ऊपर, विद्यार्थियों के ऊपर। देखो यहीं पर आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार आप सभी को पता होगा, अपनी इंद्रियों पर संयम करना। बाल्यावस्था में इंद्रियों पर संयम का बहुत ज्यादा ध्यान होगा, लेकिन जब हम अष्टांग योग की बात करते हैं तो हम बच्चों को प्रेरित करें, हम बच्चों को शिक्षा दें, हम बच्चों को उस ओर जोड़ें कि उनके अंदर इंद्रियों पर संयम का, उनके अंदर विज्ञान आ सके, वो उसको ग्रहण कर सके। और देखो यहीं पर आता है ध्यान का अभ्यास, ध्यान मेडिटेशन। और यहाँ पर आप सबको पता होगा स्थूल ध्यान, किसी भी एक बिंदु पर विद्यार्थियों के, बच्चों के मन को केंद्रित करने का प्रयास। मैं वर्तमान समय की प्रासंगिकता की बात करूं, हम वर्तमान समय में नकारात्मक चीजों के साथ स्वयं को ना जोड़ें। मैं कहना चाहता हूँ हम वर्तमान समय में अपने समय को बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ में ना जोड़ें, बल्कि मैं कहना चाहता हूँ कि हम इस अवस्था में, मैं 4 चीजों को यहाँ से एक्सप्लेन करूंगा। हम बाल्यावस्था में, युवावस्था में, इसके अलावा मध्यावस्था में और इसके अलावा वृद्धावस्था में हम योग को कैसे अपना सकते हैं, योग की प्रासंगिकता क्या हो सकती है, वर्तमान समय योग की प्रासंगिकता क्या है। तो मैं यहाँ से स्पष्ट करना चाहता हूँ कि देखो बाल्यावस्था में यम और नियम की शिक्षा दें, आसन का अभ्यास कराएं, प्राणायाम का अभ्यास कराएं, मेडिटेशन ध्यान का अभ्यास कराएं और बच्चों को अच्छी अनुभूतियां। समाधि का अर्थ होता है अपने चारों ओर वातावरण में सकारात्मक अनुभूतियों को अनुभव करना, तनाव से, नकारात्मकता से दूर करते हुए उनको सकारात्मकता के साथ जोड़ें। यदि हम ऐसा करते हैं तो देखो हमारा जो सबसे पहला वर्ग आता है, बाल्य अवस्था को हम योग के साथ जोड़ें। और ऐसा करने से लाभ क्या होगा, फल क्या होगा, तो हमें सबको पता है फिजिकली स्ट्रॉन्ग होंगे, हमारे शरीर का स्तर, हमारी स्टेमिना, हमारी वर्किंग एफिशिएंसी बहुत अच्छा होगा। इसके साथ साथ में दूसरा जो आता है, मन स्थिर होगा, एकाग्र होगा, सकारात्मक, मन की चंचलता दूर होगी। यहीं पर आता है यदि बाल्यावस्था में ही योग को जोड़ा जाए तो यहीं पर आपका आता है कि ऐसा करने से, बाल्यावस्था में ऐसा करने से बुद्धि का आईक्यू लेवल। अभी मैं आज के समाचार पत्र की कटिंग देख रहा था, वैदिक मंत्रों का वाचन करने से आईक्यू का लेवल उत्तम बनता। अभी लखनऊ विश्वविद्यालय का अभी कटिंग मेरे पास में, आज ही के न्यूज़पेपर की कटिंग है। यदि हम गुरुकुलों में, यदि हम उस पद्धति को अपने जीवन में अपनाएं, योग से अभिप्राय कहीं बाहर जाके करने से नहीं है, बल्कि उस विद्या को, उस ज्ञान को हम अपने घरों के अंदर अपने जीवन के साथ जोड़ें। मेरा यहाँ पर एक बिंदु स्पष्ट होता है, सबसे पहले बाल्यावस्था में बच्चों के साथ हम योग को जोड़ें, अष्टांग योग को जोड़ें और ऐसा करने से हम बच्चों के फिजिकल लेवल को, बच्चों के मानसिक स्तर को, बच्चों के आध्यात्मिक स्तर को हम उन्नत बना सकते हैं। यहीं से दूसरा बिंदु आता है, युवाओं के लिए योग की प्रासंगिकता क्या है।
वर्तमान समय में, आधुनिक समय में युवाओं के लिए योग का क्या महत्व है। यदि हम युवावस्था की बात करें और मनोवैज्ञानिक युंग को मैं यहाँ पर कोट करूं, तो देखो मनोवैज्ञानिक युंग ने यहाँ पर कहा है, दोपहर का सूर्य जिसमें सबसे ज्यादा चमकीला होता है, जीवन की वो अवस्था होती है, जीवन की ऐसी अवस्था को कहते हैं युवा अवस्था, जिसमें अधिकतम ऊर्जा हमारे पास में होती है, जिसमें हम अधिक से अधिक करने का क्षमता रखते हैं, लेकिन उस समय पर हमें अनुभव का अभाव होता है। युवा अवस्था में गति बहुत होती है, लेकिन उस गति पर संयम की आवश्यकता होती है। और देखो वास्तव में आपको, तो यदि युवा अवस्था में यदि दोनों चीजें यहाँ पर मिल जाए, उपनिषद में बहुत सुंदर मंत्र के अंदर बताया गया है, पक्षी को उड़ने के लिए 2 पंखों की आवश्यकता होती है, एक ज्ञान और एक कर्म। इस अवस्था में, युवा अवस्था में हमारे पास में कार्य करने के लिए, कर्म करने की क्षमता बहुत होती है, लेकिन उतना हमारे पास में अनुभव नहीं होता है। लेकिन यदि इस अवस्था को हम योग के साथ जोड़ें, तो हमारा जीवन बहुत सार्थक। और देखो योग की संदर्भ में क्या कहना चाहता हूँ, अष्टांग योग के विषय में। नियम और नियम को यदि हम युवावस्था में अपनाते हैं, और देखो युवावस्था में किस रूप में अपनाए, जैसे महर्षि पतंजलि जी ने कहा है कि हम उसको व्रत के रूप में धारण करें। हम जीवन में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन नियम को हम एक व्रत के रूप में जीवन में धारण करें। इसके साथ साथ नियम के साथ साथ इस अवस्था में देखो आप सबको पता होगा, सत्कर्म की 6 शोधन के लिए धोती, बस्ती, नेति, नोली, प्रार्थना। इस कोविड-19 के काल में हमें घर रहने का अवसर प्राप्त हुआ, हमें कुछ स्वयं को स्वयं के साथ जोड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। और अगर मैं कहूँ तो प्रकृति की एक रात ये चल रही है, जहाँ पर हमें कुछ एक समय मिला है कि हम अपने आप को आगे के लिए ऊर्जावान बना सकें, हम अपने आप को आगे के लिए प्रिपेयर कर सकें। और इस अवस्था में मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सभी युवा, आप सभी विद्यार्थी सत्कर्मों का अभ्यास करें। सत्कर्म धोती, बस्ती, नेति, नोली, त्राटक और पतन। शरीर में 3 दोषों को सम बनाने के साथ नीति क्रिया का अभ्यास करें, नोली क्रिया का अभ्यास करें। और देखो मन को स्थिर बनाने के लिए क्या बताया गया है, त्राटक क्रिया का अभ्यास करें। ऐसा करने से एक और जहां हमारा शारीरिक स्वास्थ्य उन्नत बनेगा, वहीं आप सभी को स्मरण होगा, बार बार एक बात आती है, अपनी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग बनाना। आप सभी को पता होगा इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगी। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने का सबसे, जितना हमारे शरीर में गंदगियां ज्यादा होंगी, गंदगियों का बहुत ज्यादा होगा, उतनी हमारी इम्यूनिटी डाउन होगी। जितना हमारा शरीर स्वच्छ होगा, उतनी हमारी इम्यूनिटी पावर विकसित होगी। एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु में आप सभी विद्यार्थियों को समझ कहना चाहता हूँ, योग वास्तव में व्याख्यान का विषय नहीं, बल्कि योग एक आचरण का विषय है। मैं कहूँ कितना भी आसन करने से ये लाभ होता है, लेकिन जब तक उस आसन को मैं खुद नहीं करूंगा, मुझे वो लाभ प्राप्त नहीं। इसलिए यहाँ पर तो ये बहुत सुंदर प्रयास पूरे महाविद्यालय ने किया है कि हम अपने ज्ञान को परिपक्व करें, हम अपने ज्ञान का शोधन करें। लेकिन इस ज्ञान को, ये सार्थकता तभी है जब आज से ही हम इस ज्ञान को अपने जीवन में धारें। मैं कहना चाहता हूँ कि जिस सत्कर्म की मैं बात कर रहा हूँ, उस सत्कर्म को हम अपने जीवन में अपनाएं। अर्थात हम सुबह के समय, शाम के समय जल नीति बड़ा कॉमन एक अभ्यास होता है, वमन क्रिया बड़ा कॉमन एक अभ्यास होता है, त्राटक क्रिया, कपालभाति क्रिया, इन चीजों को युवा अवस्था में हम जीवन में अपनाएं। और ऐसा करने से एक और जहाँ हमारा शरीर स्वस्थ बनेगा, वहीं हमारे शरीर में गंदगियों का बोझ कम होगा, हमारी इम्यूनिटी पावर विकसित। युवावस्था के लिए बहुत सुंदर चीज यहाँ पर आती है, हम अपने जीवन को आसन के साथ जोड़ें, योगासन के साथ जोड़ें। और जितने अच्छे से अच्छे आसन हम कर सकते हैं युवावस्था में, कठिन से कठिन आसन हम कर सकते हैं, तो उन कठिन से कठिन आसनों का हम अभ्यास करें। और आसनों के संदर्भ में कहना चाहता हूँ कि साधु दीर्घ काल सत्कार से तो उनको हम लंबे समय तक करें, एक दिन में नहीं। हम एक दिन में पूर्ण हलासन नहीं करेंगे, हम एक दिन पूर्ण सर्वांगासन नहीं करेंगे, पूर्णता एक दिन में प्राप्त नहीं होगी, बल्कि
धीरे धीरे हम आसनों के अभ्यास को रेगुलरिटी के साथ में करें। जितने हम आसन करेंगे, आप ध्यान देना, उतना हमारे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी और जितने मस्कुलर पेन होते हैं, जितना जॉइंट पेन होता है, उन सब से हमारा जीवन मुक्त रहेगा। हम यम और नियम को भी अपनाएं, हम सत्कर्मों का भी अभ्यास करें। तीसरा बिंदु आता है, हम आसनों के साथ साथ प्राणायाम का अभ्यास करें। प्राणायाम ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन शरीर के अंदर ग्रहण करने के, और यहाँ पर तो मैं थोड़ा सा आपको स्मरण भी कराना चाहता हूँ। हिरण संहिता में, अष्टपदीपिका में 8 प्रकार के कुंभकों का उपदेश किया गया, तो वहीं महर्षि पतंजलि जी ने तो केवल 4 प्रकार के प्राणायामों का उपदेश किया। बाह्य वृत्ति, श्वास को बाहर निकाल कर रोके, आभ्यंतर वृत्ति, श्वास को अंदर भरकर रोके, श्वास को जहां का तहां रोके, स्तंभ वृत्ति, और बाहर के बाद श्वास को और बाहर निकालना। इस प्रकार जब हम अभ्यास करते हैं तो ऐसा करने से हमारा प्राण तत्व स्ट्रॉन्ग बनता है। आप सभी को स्मरण होगा, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर्गति विच्छेद प्रणम। एक ऐसी क्रिया जिसमें हम श्वास और प्रश्वास की गति में विच्छेद कर देते हैं, और जिसको अपनाने से हमारा शरीर स्वस्थ बनता है, हमारे मन में स्थिरता और एकाग्रता उत्पन्न होती है, जिसे करने से हमारे मन की चंचलता दूर होती है, और एक ऐसा अभ्यास जिसे करने से हमारी बुद्धि का विकास होता है, उस अभ्यास को प्राणायाम का नाम दिया। मैं आप सभी से यहाँ पर एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आइदर मॉर्निंग टाइम और इवनिंग और बोथ द टाइम्स यू शुड प्रैक्टिस द प्राणायाम। इतना आसनों से भी ज्यादा प्रभाव प्राणायाम का आता है, क्योंकि प्राणायाम करने से ज्यादा मात्रा में प्राण तत्व, ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन हमारे शरीर को प्राप्त होती है। तो देखो, इस समय पर स्वयं को स्वस्थ बनाने के लिए, अपनी अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को, अपनी इम्यूनिटी को, अपनी वाइटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए प्राणायाम एक बहुत अच्छा साधन है, जिसमें बाहर से कुछ नहीं लेना पड़ता, बल्कि अंदर ही अंदर हम बाह्य वातावरण से, वायुमंडल से शुद्ध प्राणवायु को, शुद्ध ऑक्सीजन को एक सकारात्मक भाव से अपने शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं। मैं अपने मूल विषय पर आता हूँ। हमारे आज के वेबिनार का मूल विषय है, वर्तमान समय में कोविड-19 के समय में योग की इम्पोर्टेंस क्या है, योग के महत्व क्या है, भूमिका क्या है। बाल्यावस्था में बच्चों को हम अष्टांग योग के साथ, युवाओं को, अपनी टीन एज को हम योग के साथ जोड़ें, नियम और नियम का भी पालन करें, सत्संग का भी अभ्यास करें, आसन और प्राणायाम का भी अभ्यास करें। और एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जो यहाँ पर आता है, जो अष्टांग योग का इम्पोर्टेंट पार्ट आता है, स्वयं को तनाव से हटाएं, और तनाव के स्थान पर यहाँ पर एक मुख्य बिंदु आता है, ध्यान के साथ जोड़े, मेडिटेशन के साथ जोड़े, प्रेयर के साथ जोड़े, ओम चैंटिंग के साथ जोड़े। हमारी भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, और आप में से बहुत सारे प्रतिभागी इस विषय से अवगत भी होंगे। हम सुबह और शाम का समय जब मिलता है, उन दोनों समय पर हम बैठकर साधना करते हैं। दोनों कालों का जो मिलन होता है, उस समय पर हमारे घरों में बैठकर प्रार्थना होती है। और देखो, जितना हम इसको अपने जीवन में अपनाते हैं, हमारा उतना ही शरीर में हार्मोन संतुलित होते हैं। और नहीं तो आज के समय सबसे बड़ी समस्या हार्मोनल डिसबैलेंस है। और यहीं पर आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, मेरे से भी बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर किए जाते हैं, डायबिटीज में क्या करें, ब्लड प्रेशर में क्या करें, थायराइड में क्या करें। जितने भी हार्मोन से संबंधित डिजीज हैं, उन सब का मूल कारण तनाव होता है, स्ट्रेस होता है। और इस स्ट्रेस के स्थान पर यदि हम स्वयं को मेडिटेशन के साथ जोड़े, ध्यान के साथ जोड़े, तो ऐसा करने से हमारे सारे हार्मोन बैलेंस होते हैं, हमारी मेटाबॉलिज्म बैलेंस होती है। मैं यहाँ पर विषय स्पष्ट कर रहा हूँ, युवाओं के लिए अष्टांग योग बहुत महत्वपूर्ण है, और वर्तमान समय में हमारे पास में एक अवसर है कि हम इसको अपने जीवन में धारण करें, हम इसको स्वयं के साथ जोड़ें, यम नियम का अभ्यास भी करें, सत्कर्म का अभ्यास भी करें, आसन और प्राणायाम का अभ्यास भी करें, इसके साथ साथ मेडिटेशन का अभ्यास करें, प्रेयर का अभ्यास करें। और एक और यहाँ पर बिंदु आता है, वो आता है अपनी इंद्रियों पर संयम करें। वर्तमान समय में ये बहुत बड़ी समस्या, एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने आता है
कि हमारा स्वयं पर, अपने आप पर, अपनी इंद्रियों पर संयम का अभाव होता है। युवाओं में विशेष रूप से ये समस्या आती है कि उनके लिए स्वयं को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना बहुत मुश्किल हो गया। यहाँ पर बिंदु आता है, हम अपनी इंद्रियों पर संयम का प्रयास करें, दिनचर्या को संयमित बनाएं, समय प्रबंधन को अपनाएं और अपनी इंद्रियों को संयमित करें। इसके साथ साथ सकारात्मक, अपने चारों ओर सकारात्मक जीवन की सकारात्मकता की अनुभूति करें, समाधि को जीवन में अपनाएं। ये वर्तमान समय में युवाओं के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ। देखो, अभी तक के व्याख्यान में मैंने 2 बिंदुओं को बाल्यावस्था में जैसे एक कच्चे घड़े को जैसा चाहे हम वैसा बना सकते हैं, ठीक उसी प्रकार बाल्यावस्था में जब हम योग को जोड़ते हैं तो ऐसा करने से वो बालक शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैंने यहाँ पर स्पष्ट किया, युवाओं के लिए अष्टांग योग जीवन को अच्छा बनाने के लिए एक सबसे अच्छा साधन होता है, जो न केवल हमें फिजिकली, जो न केवल हमें शारीरिक, बल्कि हमें मानसिक और बौद्धिक स्तर पर भी strong बनाता है। मैं बात करता हूँ जीवन की तीसरी अवस्था की, और जो होती है मध्य अवस्था, जो होती है प्रौढ़ अवस्था, जो होती है जिसको हम वानप्रस्थ आश्रम के रूप में भी जानते हैं। इस अवस्था में अष्टांग योग बहुत महत्वपूर्ण है। यद्यपि विज्ञान के साथ इसको मैं जोड़ देती हूँ तो मनोवैज्ञानिक योग इसको तीसरे पहर की संख्या, और मनोवैज्ञानिक योग कहते हैं कि जिस प्रकार एक ढलता हुआ सूरज होता है, जीवन की ये तीसरी अवस्था बिल्कुल वैसी ही होती है। लेकिन यदि हम भारतीय संस्कृति की बात करें तो भारतीय संस्कृति में ये जीवन की बहुत अच्छी अवस्था है। और आपको पता होगा, जब वानप्रस्थ आश्रम होता है तो उस समय पर कपड़ों का भी रंग, सोच के देखो, आप सभी स्मरण करो कैसा होता है, पीला रंग होता है। और पीला रंग कौन सा होता है? पीला रंग ज्ञान का प्रतीक होता है, ज्ञान का प्रकाश होता है। जीवन की इस अवस्था में ये अवस्था एक ज्ञान की अवस्था मानी जाती है। और जीवन की इस अवस्था में मनुष्य स्वयं को, अपने आप को जहां पर एस्टेब्लिश करना होता है तो वहां पर वो अपने आप को एस्टेब्लिश कर चुका होता है। इस अवस्था में उसके लिए अष्टांग योग का पालन करना बहुत आवश्यक हो जाता है, नितांत आवश्यक हो जाता है। जीवन की इस तीसरी अवस्था में सबसे पहला बिंदु आता है कि यम और नियम का एक महाव्रत के रूप में, एक व्रत के रूप में बहुत स्ट्रॉन्गली जीवन में पालन करना चाहिए। क्योंकि वानप्रस्थ आश्रम, क्योंकि जीवन की इस अवस्था में हमारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। तो इस अवस्था में पूर्ण रूप से यम और नियम का पालन, ऐसा करने से हमारा जीवन एक आदर्श रूप में स्थापित होता है। इस अवस्था में शरीर का शोधन करने के लिए सत्कर्म का अभ्यास करें। सत्कर्म का अभ्यास करने से जो वात, पित्त और कफ तीनों दोष होते हैं उनकी समता प्राप्त होती है। देखो, इस अवस्था तक आते आते मैं एक सामान्य बात करता हूँ कि हमारे शरीर में कुछ विकार उत्पन्न होना बड़े स्वाभाविक होते हैं। शरीर में गंदगियों का एकत्र होना एक स्वाभाविक होता है, लेकिन स्वयं को स्वस्थ बनाने के लिए इस अवस्था में, जीवन की तीसरी अवस्था में नियमित रूप से सत्कर्मों का अभ्यास, सत्कर्म इन 6 शोधन क्रियाओं का अभ्यास करने से शरीर से विषाक्त तत्व, शरीर से गंदगियां बाहर जाती और हमारा शरीर वात, पित्त, कफ, शरीर के ये तीनों दोष सम बनते हैं और स्वास्थ्य का स्तर उन्नत होता है। यही पर मैं बात करता हूँ, यदि हम आसनों का अभ्यास जीवन की तीसरी अवस्था में भी करते हैं तो ऐसा करने से हमारा शरीर स्वस्थ बनता है। आसनों का अभ्यास करने से हमारा शरीर फ्लेक्सिबल बनता है, हमारे शरीर की मांसपेशियां सक्रिय रहती हैं और हमारा शरीर की संरचना, हमारे शरीर की बनावट, हमारा व्यक्तित्व बहुत अच्छा बनता है। मेरे कहने का अभिप्राय है, जीवन की तीसरी अवस्था में नियमित रूप से आसन और प्राणायाम का अभ्यास करें। यदि ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से फिजिकली भी, मेंटली भी, और एक समस्या इस समय पर प्राय सामान्य रूप से आती है कि हमारे शरीर की कार्य क्षमता धीरे धीरे कम होना प्रारंभ हो जाती है। लेकिन यदि हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, यदि हम मेडिटेशन करते हैं
तो ऐसा करने से हमारी मेमोरी पावर, ऐसा करने से हमारी स्मरण शक्ति, ऐसा करने से हम पूर्ण रूप से अपने आप को स्वयं को एस्टेब्लिश कर पाते हैं, अपना विकास कर पाते हैं। और यहीं पर बिंदु आता है, जीवन की इस तीसरी अवस्था में इंद्रियों पर संयम, प्रत्याहार बहुत आवश्यक होता है। यद्यपि इस अवस्था में, जीवन की इस अवस्था में इंद्रियों पर संयम का कुछ स्थानों पर अभाव होने लगता है, लेकिन योग के अंतर्गत आता है कि हम इस अवस्था के अंतर्गत स्वयं की अपनी इंद्रियों पर संयम, और एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है कि अपने शरीर में हार्मोन्स को संतुलित बनाने के लिए हम मेडिटेशन का अभ्यास करें, ध्यान का अभ्यास, प्रेयर का अभ्यास करें, मंत्रों का उच्चारण करें, संध्या करें, यज्ञ करें, इन चीजों के साथ स्वयं को जोड़ें। ऐसा करने से हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चरित्र, हमारा व्यक्तित्व महान की ओर बनता है, महानता की ओर जाता है। और इस अवस्था में हम अपने आप को, अपने चारों ओर सकारात्मक अनुभूतियों को, देखो यहाँ पर एक बहुत अच्छा बिंदु मैं जोर से समझाता हूँ। जीवन में प्रसन्न रहने के दो उपायों की बात यहाँ पर महापुरुषों के द्वारा की गई है। हम अपनी आवश्यकताओं को कम, अपनी आवश्यकताओं को सीमित करें। और दूसरा बिंदु आता है, अपने से छोटों को देखो, उनको देखो कि जिनके पास उतने साधन भी उपलब्ध नहीं है। ऐसा करने से हम अपने जीवन में खुशियों को, संतोष को प्राप्त करते हैं। जीवन की इस तीसरी अवस्था में हम अपनी आवश्यकताओं को, हम अपनी इंद्रियों पर संयम करते हुए अपनी आवश्यकताओं पर सीमित करें। हम अपने आहार विहार पर संयम करें और हम समय पर बंधन को अपनाएं। अपने समय को भौतिकवादिता के स्थान पर हम आध्यात्मवाद के साथ जोड़ें, हम योग के साथ। मेरा प्रश्न है कि यदि हम ऐसा करेंगे तो उसका फल क्या है? मैं इस वेबिनार के माध्यम से बताना चाहता हूँ, दो चीजें यहाँ पर आती हैं। एक होता है सुख और एक होता है आनंद। आपको आपको बहुत सारे विद्वत जनों को ज्ञात होगा, सुख का संबंध भौतिक शरीर के साथ होता है, जबकि आनंद का संबंध आध्यात्मिकता के साथ होता है, ईश्वर के साथ होता है, आत्मा के साथ होता है, सूक्ष्मता के साथ होता है। यदि हम योग को जीवन में अपनाते हैं तो हम सुख से आनंद की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि सुख का अपोजिट, सुख का विपरीत सुख प्राप्त नहीं होता तो वहां सुख प्राप्त होता है, लेकिन आनंद का कभी विपरीत नहीं होता। जीवन में योग को अपनाने से, जीवन की तीसरी अवस्था को योग के साथ जोड़ने से हमारा जीवन आनंद की ओर आगे बढ़ने लगता है। सुखों से अगली अवस्था, सुखों से ऊपर की अवस्था, वो आनंद की अवस्था होती है, और उस अवस्था को योग के माध्यम से ही प्राप्त किया जाता है। और यही हमारी भारतीय संस्कृति में, यही हमारे साहित्य शास्त्र का मूल उद्देश्य बताया गया है, स्वयं को सुखों के साथ नहीं बल्कि स्वयं को आनंद के साथ जोड़ो। आज के इस वेबिनार का विषय है वर्तमान समय में, कोविड-19 के समय में योग की उपयोगिता। और योग को मैंने अभी तक 3 जीवन की अवस्थाओं के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। मैंने प्रयास किया है बाल्यावस्था के साथ योग को जोड़ने का, मैंने प्रयास किया है युवावस्था के साथ योग को जोड़ने का, और अभी मैंने प्रयास किया है जीवन की तीसरी अवस्था, वानप्रस्थ अवस्था के साथ योग को जोड़ने का। और अब मैं इस विषय को पूर्णता की ओर, आगे की ओर लेकर जाता हूँ। यहाँ पर चौथा महत्वपूर्ण बिंदु आता है, योग को जीवन की चौथी अवस्था के साथ, यद्यपि चौथी अवस्था को जिसको हम वृद्धावस्था कहते हैं, तो अगर हम मनोवैज्ञानिक के आधार पर बात करें, मनोवैज्ञानिक यूं कहते हैं कि ये तो जीवन की श्याम होती है और जीवन की अंतिम अवस्था होती है, जहां व्यक्ति चारों ओर मृत्यु के भय के साथ, पश्चाताप के साथ और नकारात्मकता के साथ घिरा हुआ है। लेकिन यदि हम यहाँ पर इन मनोवैज्ञानिक के स्थान पर भारतीय दर्शन की बात करें, तो जीवन की चारों अवस्थाओं में सबसे श्रेष्ठ अवस्था यदि कोई कही जाती है तो वो यही संन्यास अवस्था कही जाती है, जहाँ व्यक्ति सब चीजों से, भौतिकवादिता से, संसार से सबसे ऊपर उठ जाता है। ये तो एक ऐसी अवस्था है जहाँ सम्मान के साथ, जहाँ ज्ञान के साथ, ये तो जीवन की एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति पूर्ण रूप से एक परिपक्व हो जाता है,
और जीवन के उद्देश्य को, इस संसार में वो इस उद्देश्य को लेकर आया था, उस उद्देश्य को वो प्राप्त। मैं यहाँ पर उपनिषद के एक मंत्र का स्मरण करना चाहता हूँ, आपको स्मरण भी होगा। श्वेताश्वरोपनिषद में बहुत सुंदर कहा गया है, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमय शरीरम। जो शरीर योग की अग्नि में दब जाता है, उसको न जरा होती है, न बुढ़ापा आता है, न उसको रोग आते हैं, और ना ही वो मृत्यु को प्राप्त होता है। यहाँ पर मैं स्मरण करना चाहता हूँ, योग का जीवन की इस अवस्था में बहुत महत्व होता है। जो व्यक्ति बाल्य अवस्था से, युवा अवस्था से, मध्य अवस्था से योग के साथ जुड़ा हुआ है, उसके शरीर में कोई रोग, उसको बुढ़ापा नहीं आता। बुढ़ापा का अर्थ होता है बुढ़ापे के लक्षण नहीं होते, उसके अंदर मृत्यु का भय नहीं होता। और यहीं पर मुझे एक वैदिक मंत्र स्मरण होता है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीय मामृता। हे भगवान, मेरा जीवन उस पके हुए फल की भांति हो, मेरा जीवन उस पके हुए खरबूजे की भांति हो, जिसको डाली से तोड़कर अलग नहीं करना पड़ता, बल्कि जो स्वतः ही जब वो पक जाता है, पकने के बाद वो फल स्वतः ही डाली से अलग हो जाता है। और देखो कितना सुंदर यहाँ पर समझा गया है मंत्र में, जब पका हुआ फल डाली से अलग होता है तो उसकी सुगंध उस पूरे संसार में फैल जाती है। भगवान से, परमात्मा से यही प्रार्थना की गई कि हे प्रभु, मेरा जीवन भी ऐसा ही जीवन हो, जब मैं पूर्ण आयु को प्राप्त हूँ, अल्पायु को नहीं, बिना आयु के नहीं, बल्कि पूर्ण आयु को प्राप्त होने के बाद जब मैं इस संसार को छोड़ कर जाऊं, तो मेरे गुणों की खुशबू इस पूरे संसार को आलोकित करे। हे भगवान, मेरा जीवन उस यज्ञ की भांति हो, जिसकी सुगंधि पूरे वातावरण को सुगंधित करती है। ऐसा देखो हमारी भारतीय संस्कृति में यहाँ पर मंत्र का आश्रय आता है। जीवन की चौथी अवस्था में ये अवस्था कैसे प्राप्त होती है, इस अवस्था को प्राप्त करने में योग सबसे बड़ी भूमिका है। उन्हें यहाँ पर कवि की कुछ बातें स्मरण होती है। हर आदमी के जीवन में ये वक्त आता है, कोई रोता जाता है जब को हंसाता है, कोई हंसता जाता है जब को रुलाता है। हम सभी के जीवन में भगवान श्री कृष्ण जी भी कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन उस मृत्यु से पहले हम जिस उद्देश्य को लेकर आए, हम जिस कार्य को करने के लिए आए, यदि हम अपने उस कार्य को पूर्ण कर लेते हैं तो हमारे अंदर संतुष्टि के भाव। यहाँ पर बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ, जीवन की इस चौथी अवस्था में हमारा जीवन एक आदर्श जीवन बन जाता है। और वो आदर्श कब बनेगा, वो आदर्श तभी बन पाता है जब हम अपने जीवन को योग के साथ जोड़ते हैं। और देखो, आप सभी योग से अवगत हैं। मैंने अपने पूरे व्याख्यान में प्रयास किया है, अष्टांग योग आप सभी के लिए, हम सभी के लिए बड़ा एक अध्ययन का विषय होता है, बहुत सार्वधिक विषय में से पतंजलि जी के द्वारा दिया गया है। अष्टांग योग से यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन 8 अंगों से आप सभी अवगत हैं। मैंने यहाँ पर अष्टांग योग के इन 8 अंगों का हमारे जीवन में क्या महत्व हो सकता है, वर्तमान समय में क्या महत्व हो सकता है, हम अपने जीवन को सारवान कैसे बना सकते हैं, अपने जीवन को सार्थक और सारवान बनाने में योग सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं एक और महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ, योग के साथ जुड़ने वाला व्यक्ति कभी आलसी नहीं होता, योग के साथ जुड़ने वाला व्यक्ति कभी भोगी नहीं होता, योग के साथ जुड़ने वाला व्यक्ति उसका स्वयं के ऊपर संयम होता है। मुझे आदरणीय गरिमा मैम के साथ जब बात की तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल करेक्ट, आपको ठीक 11 बजे आपको जोड़ देंगे हम। और ये थोड़ी और से हमारा एक मिसकम्युनिकेशन थोड़ा सा रहा कि 2-4 मिनट के लिए लेट हुआ, नहीं तो योग के साथ जुड़ने वाले व्यक्ति अर्थ योगा अनुशासन को जीवन में अपनाता है, जो बाहर से थोपा गया नहीं होता बल्कि जो अंदर से उत्पन्न। योग में हम विद्यार्थियों के साथ स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, योग में आने के बाद बहुत सकारात्मक परिवर्तन आते हैं और उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन होता है समय पर। हम अपने समय का सदुपयोग करें। देखो कितना अच्छा कहा गया, समय को घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता, बल्कि समय का प्रबंधन किया जा सकता है, समय को मैनेजमेंट किया जाए। हम किस समय को किस रूप में उपयोग करते हैं,
और ये योग का ही एक पार्ट होता है, ये अष्टांग योग का ही एक पार्ट होता है। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ से कि हम बहुत लंबे समय तक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ, फेसबुक के साथ, व्हाट्सएप के साथ, हर चीज के, इलेक्ट्रिसिटी इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर, हर चीज का लाभ भी होता है, हर चीज की हानि भी होती है। इस टेक्नोलॉजी को हम अनुशासन के साथ प्रयोग करेंगे तो देखो कितना अच्छा अभी ये पूरा कार्यक्रम यहाँ से संयोजित किया गया है, आयोजित किया गया है, और इसका लाभ आप सभी को जीवन में प्राप्त होगा। लेकिन यदि हम इसी का ही दुरुपयोग करें, इसी को ही हम अति करें, तो देखो उसका गलत प्रभाव हमारे फिजिकली और मेंटल लेवल पर आता है। मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि इस अवस्था में हम आत्म अनुशासन को अपनाएं और हम हर चीजों का एक संयम के साथ, अनुशासन के साथ, समय प्रबंधन के साथ हम उसका उपयोग। और वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो देखो कहीं पर भी नकारात्मकता के साथ नहीं, हमें हर चुनौती को, हमें वर्तमान समय की अगर हम बात करें योग का कोविड के साथ समय, तो देखो कोविड के साथ जहाँ एक महामारी और पूरे संसार में एक बड़ी चुनौती और बड़ी एक इस प्रकार से एक समस्या उत्पन्न हो रही है, तो हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जीवन में अपनाएं। सबसे पहले 3 चीजों को देखो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, योग, प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद जो भारतीय विज्ञान है। आयुर्वेद के अनुसार जो जो चीजें आपको, जैसे यहाँ पर अभी बिंदु आता है, वैज्ञानिक अध्ययन स्पष्ट करते हैं कि हम गर्म जल का सेवन, हम लौंग, इलायची, अजवाइन, काली मिर्च, इन चीजों का हम सेवन आयुर्वेद के साथ हम अपने जीवन को जोड़ें। आयुर्वेद के साथ में दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु आता है, हम योग के साथ। और देखो यहीं पर मैं कहना चाहता हूँ, मैं पुनः बार-बार इसी बात को रिपीट कर रहा हूँ, ये तो संसार की सृष्टि की एक प्रकार से रात्रि चल रही है, और इस रात्रि के बाद अगली सुबह भी जरूर हो, और आप ध्यान देना वो अगली सुबह योग की ही सुबह है, क्योंकि हर चीज को, हर व्यक्ति को, हर देश को, हर मनुष्य को समझ में आया जीवन का पहला सुख निरोगी काया। और अगर हम जीवन के पहले सुख के साथ ही जुड़े, अगर हम मानसिक और आध्यात्मिक स्तर को आगे भी रखें, तो भी यहाँ पर आता है शरीर को स्वस्थ बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका दवाइयां नहीं निभाती, बल्कि योग निभाता। योग का, अष्टांग योग का यम और नियम का प्रभाव भी हमारे शरीर पर आता है, सटकर्म का प्रभाव भी हमारे शरीर पर आता है, आसन और प्राणायाम का प्रभाव भी आता है, इंद्रियों पर संयम का प्रभाव भी आता है, मेडिटेशन का प्रभाव भी। मैं कहना चाहता हूँ योग के साथ आपका जीवन में आगे एक बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य के लिए अपने आप को प्रिपेयर तैयार करें। आप ध्यान देना, आपको स्वयं को भी प्रिपेयर करना है और आने वाले समय में औरों को अपने साथ में जोड़ना है, क्योंकि आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है, सभी को स्वस्थ बनाना। योग के माध्यम से आने वाले समय में योग की उपयोगिता, योग की इम्पोर्टेंस भारतवर्ष में पूरे में बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके लिए हमें पहले स्वयं को अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। जिसकी बात अभी हम यहाँ व्याख्यान के रूप में कर रही हैं, उसको हम अपने जीवन के अंदर धारण करते हैं। वर्तमान समय में 3 चीजों को मैं यहाँ से आपको कोरिलेट करना चाहता हूँ। आयुर्वेद शास्त्र में जो जो ऐसे औषध द्रव्य दिए गए हैं, उनके द्वारा हम स्वयं को, अपने आप को सुरक्षित रखें, उनका हम सेवन करें। योगाभ्यास को अनिवार्य रूप से अपनाएं, प्राणायाम का अभ्यास करें, ऑक्सीजन का लेवल स्वतः ही बहुत अच्छा है। आपको बताऊंगा, यदि आप रेगुलरली योगाभ्यास करते हैं तो आपके हीमोग्लोबिन का स्तर भले ही आप चेक कराओ या ना कराओ, 12 से ऊपर रहता है, 13 रहता है, 14 रहता है। यदि आप योगाभ्यास करते हो तो आपकी लंग कैपेसिटी ऑटोमेटिकली ही डेवलप रहती है, आपकी वर्किंग एफिशिएंसी, आपकी स्टेमिना ऑटोमेटिकली ही डेवलप रहती है। तो मैं कहना चाहता हूँ नियमित रूप से आप योगाभ्यास को जीवन में अपनाएं। और तीसरा बिंदु आता है जो आता है नेचुरल, जो होती है प्राकृतिक। और प्राकृतिक चिकित्सा के संदर्भ में केवल एक ही बिंदु आता है, प्रकृति के नियमों का पालन। जो भी प्रकृति के नियम है, चाहे वो दिनचर्या के रूप में है, चाहे वो हमारे आहार के रूप में है, चाहे वो किसी भी रूप में है, हम प्रकृति के साथ मिलकर चलें, प्रकृति पर विजय प्राप्त ना करें, बल्कि प्रकृति के साथ मिलकर चलें। प्रकृति के साथ मिलकर चलने का एक बहुत सरल सा उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। स्वतः ही प्रकृति गर्मी के दिनों में उन चीजों को उत्पन्न करती है जो स्वभाव से शीतल होती है। हम
गर्मी के दिनों में उन शीतल चीजों का सेवन करें, ना कि हम आर्टिफिशियल एसी में हम रहें या हम प्रकृति पर विजय प्राप्त करें। मैं ऑटोमेटिकली यहाँ पर स्वतः ही बताना चाहता हूँ, सर्दी के दिनों में प्रकृति उन चीजों को पैदा करती है, उन फल और सब्जियों को उत्पन्न करती है जो स्वभाव से गर्म होती है। हम उन चीजों को अपने जीवन में अपनाएं। मैं कहना चाहता हूँ, आर्टिफिशियल के साथ न जुड़े। हम स्वयं को वास्तविकता के साथ, हम स्वयं को प्रकृति के साथ जोड़ें और हम मन में सकारात्मक भावों के साथ जुड़े। इसी का नाम योग है, यही योग कहलाता है। योग हमें सकारात्मकता के साथ जोड़ता है और मैं कहना चाहता हूँ कि क्षमा, दया, सरलता ये दैवीय गुण होते हैं। हम अपने जीवन में इन दैवीय संपदाओं को धारण करें। हमारा जीवन एक सकारात्मकता के साथ जुड़ा हुआ हो, हमारा जीवन उत्साह के साथ जुड़ा हुआ हो और हमारा जीवन में बहुत एक अंतिम बिंदु यहाँ पर कहना चाहता हूँ, परोपकार के साथ जुड़ा हुआ हो। कुछ कार्य हम अपने जीवन में ऐसे भी करें जो केवल स्वार्थ के साथ ना हो, बल्कि परोपकार के साथ जुड़े हुए हों। यही हमारी भारतीय संस्कृति का, यही हमारे योग का एक या संदेश यहाँ पर जाता है। इनको हम अपने जीवन में जोड़ें। मैं इस पूरे कार्यक्रम के लिए महाविद्यालय के समस्त आयोजक समिति को, आदरणीय सचिव महोदय जी, संयुक्त सचिव महोदय जी, श्रद्धेय प्राचार्य मैम, श्रद्धेय गरिमा मैम और आप सभी प्रतिभागियों को इस बात के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, साधुवाद देता हूँ कि आपने एक प्रयास किया और निश्चित रूप से ये प्रयास जो महत्वपूर्ण बिंदु मैंने यहाँ से आपके साथ में शेयर किए हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि इसको आप जीवन में ग्रहण करें, इनको आप जीवन में धारण करें, तभी हमारा और गरिमा मैम का ये प्रयास सार्थक और सफल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ उन्हें आदरणीय मैम को धन्यवाद देता हुआ मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी के लिए पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद और आगे के लिए आदरणीय। इस सारगर्भित व्याख्यान के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोगों ने ध्यान पूर्वक सुना हो, इसे समझा हो, तो सर ने इतनी गंभीरता से इतनी गहराइयां बताई कि किस प्रकार हमें एवं नियम हमें अपने व्यवहार को कुशल बनाना है, किस प्रकार हमें अपने इंटरनली मॉडिफिकेशन करते हुए अपने विचारों को संयमित रखना है। क्योंकि इस समय जो अथ योगा अनुशासनम योग का पहला सूत्र है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनुशासनहीनता ही हमें इस रोग को बढ़ाने में मदद करेगी। ये संक्रमण हमारी अनुशासनहीनता से हमारे ऊपर डोमिनेंट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हम आज आसन करने लगे और तुरंत हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाए। इसे हमें अभ्यास में लाना होगा। और सबसे पहली बात जो सर ने कहा था कि श्रद्धावान लभते ज्ञान, जिसके पास श्रद्धा है उसी को इसका लाभ प्राप्त होगा, उसी को ज्ञान प्राप्त होगा। ऐसा नहीं चलो इसे भी करके देख लेते हैं, शायद कुछ हो जाए, तो शायद कुछ नहीं होगा। पूर्णतया पूरी तन्मयता के साथ, पूरे विश्वास के साथ जब हम इस योग को अपनाएंगे, अपने जीवन में उतारेंगे और अभ्यास में लाएंगे, तभी हमें इसके लाभ प्राप्त होंगे। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि हमारी लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ेगी, हम संक्रमण जो आज फैला हुआ है उससे भी हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। उसके लिए हमें निरंतर अभ्यास करना होगा और अनुशासित रूप में, कभी हमने आज सुबह में कर लिया, अभी मन नहीं कर रहा है, हम शाम में कर लेंगे। हमें एक अनुशासन बनाना पड़ेगा अपने विचारों के प्रति भी। विचारों के प्रति सर ने जो गंभीरता बताई, जो बहुत ही गहन विषय पर सर ने प्रकाश डाला कि हमें ध्यान करना चाहिए, बहुत सारी टिप्स सर ने अभी बताए हैं, उन सभी को थोड़ा सा गंभीरता से समझने की आवश्यकता है कि सर ने कितनी गहरी बात बताई कि कैसे विचार, अरे उसको अटैक हो गया, अरे वो भी चला गया। ये नकारात्मकता जो हमारे ऊपर डोमिनेंट होती जा रही है, ये एक आज बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है। योग हमारे पास एक ऐसा साधन है जो हमें इससे दूर रख सकता है। कोई बात नहीं, हम प्रिपेयर हैं, हमें कुछ नहीं होगा। सिर्फ हमें पॉजिटिविटी अपने अंदर लेकर के आनी है, वो तभी आएगी। अनुशासन की बार बार बात हो रही है। अष्टांग योग में सबसे पहले यम और नियम पर इसीलिए फोकस किया गया है कि हम अपने व्यवहार को, अपने विचारों को संयमित करें
और उनमें अनुशासन बिठाएं। साथ ही साथ हम अपनी दिनचर्या को नियमित करें। दिनचर्या जब हमारी नियमित होगी, सुबह हम आराम से सूर्य उदय में उठेंगे और हम अपने अभ्यास को करेंगे। जो आहार विहार है वो भी हमारे योग का एक अंग है, उसे भी हम फॉलो करेंगे। आयुर्वेद, योग, कोई भी चिकित्सा एक दूसरे से अलग नहीं है, ये सब हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, बशर्ते हमें सभी को नियमित रूप में और संतुलित रूप में लेना है। आपको आसन करने के लिए कहा गया कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने कहा कि आप उष्ट्रासन कीजिए, उष्ट्रासन से आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी। अब सर ने 4 अवस्थाओं की बात की। अब नीम हकीम खतरे जान, आपने ये तो सुन लिया कि उष्ट्रासन से कैपेसिटी बढ़ेगी और आपने तुरंत लगाना शुरू कर दिया। आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आपने उसका पहले से कोई अभ्यास नहीं किया है, तो वो आपको हानि पहुंचाएगा, आपको कोई लाभ नहीं देगा। तो इसलिए हमें पहले गुरु के मार्गदर्शन में सारी क्रियाओं को एक बार करके चेक कर लेना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं वो सही है या नहीं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात सर ने बताई कि संक्रमण जो है वो कब डोमिनेंट होगा, हमारे शरीर में जब गंदगी का स्तर बढ़ चुका होगा। जब गंदगी हमारे शरीर में बढ़ी हुई होगी, संक्रमण अपने आप ही बढ़ते चले जाएंगे। उन सबको रोकने के लिए हमें शरीर की शुद्धि की आवश्यकता है, जिसके लिए हमें षटकर्म की आवश्यकता पड़ेगी। षटकर्म से हमारे अंदर जितने टॉक्सिन्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और हमारा शरीर प्यूरिफाई होने लगता है और हमारी मांसपेशियां जो फ्लेक्सिबल होने लगती हैं। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो सीधी सी बात है कि सेल्स जो ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण कर रही हैं वो प्रॉपर पूरे शरीर में रहेगा, हमारे पास ऑक्सीजन लेवल की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन हमें संयम, जो संयम की बात पे सर ने कई बार जोर दिया, संयम रखना होगा और बहुत ही हमें शांतिपूर्वक धैर्यता से ये जो विषम परिस्थिति है उसका डट के सामना करना है, पूरे श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ और निडर। जब हम एक साथ, अकेले नहीं, जब हम सारे एक साथ इस विश्वास के साथ जुड़े होंगे तो अवश्य ही हम इस विषम परिस्थिति को भी पार कर जाएंगे और हमें कोई हानि नहीं होगी, हम दूसरों की भी मदद सहायता अच्छे से कर पाएंगे। सर, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया। आपका शेड्यूल बहुत टाइट था, हम बहुत समय से प्रयास कर रहे थे और फिर भी आपने बहुत सहज भाव से हमें अपना इतना अमूल्य समय दिया, उसके लिए सर हृदय से आपका बहुत बहुत आभार। साथ ही साथ मैं अपने प्रतिभागियों का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि आपकी अनुपस्थिति में ये पूरा सत्र शून्य ही रहता। जितने लोगों ने इसे सुना है, थोड़ा 1, 2, 3, 4 जैसे भी हैं, हम अपने परिवार में और लोगों को भी बताएंगे और उनके अंदर भी वो उत्साह को उत्पन्न करेंगे, सकारात्मकता को उत्पन्न करेंगे, तो और भी अच्छी स्थिति उभर करके आएगी। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। मैं आभार व्यक्त करती हूँ अपनी समस्त महाविद्यालय की शिक्षिकाओं का, जिनका प्रेम और स्नेह मेरी ऊर्जा का संबल है, जिनकी वजह से मैं ये सारे कार्यक्रम करने में सक्षम हो पाती हूँ। और मेरी आदरणीय प्राचार्य जी, जिनका सदैव संरक्षण और स्नेह मुझे प्राप्त होता रहता है। साथ ही साथ मैं मोहित जी को भी हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आपके बिना हम सब शून्य हो जाते। तकनीकी व्यवस्था को जिस प्रकार आपने निर्बाध रूप से चलाया और हमारे इस प्रोग्राम को सफल बनाया, मैं आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और फीडबैक अभी प्रेषित किया जाएगा, ग्रुप्स में भी फीडबैक भेजा जाएगा, आप सभी लोगों को इसके प्रमाण पत्र मिल जाएंगे। धैर्य रखिएगा, अगर किसी का रह जाता है आप कांटेक्ट करिएगा, किसी का भी कोई प्रमाण पत्र नहीं छूटेगा। इस सत्र की समाप्ति हम राष्ट्रीय गान के साथ करेंगे। मोहित जी। जनगण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा,
विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जाने तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे साथ हम इस सत्र को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। फीडबैक लिंक मैं अभी ग्रुप में डाल रहा हूँ, सब लोग अपना देख लीजिएगा। फीडबैक चैट बॉक्स में आ चुका है, आप लोग फीडबैक भर लीजिए और जिनका रह जाता है वो परेशान ना हो, ग्रुप में भी फीडबैक शेयर कर दिया जाए।